नमस्ते दोस्तों। देखिए आज का टॉपिक क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। आपको व्युत्पत्ति दो आधारों पर संज्ञा के भेद में पढ़ा चुका हूँ। दो आधार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद और प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तीसरा और लास्ट। संज्ञा चैप्टर समाप्त हो जाएगा इसके बाद, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, इससे पहले कि चैप्टर शुरू करता हूँ, आपको मैं पहले बता देता हूं, आपको याद कुछ नहीं करना है, ये सब समझने की आवश्यकता है। इसको याद नहीं करना है, इसको समझने का प्रयास करना। रूट संज्ञा क्या होती है समझने का प्रयास करना, यौगिक संज्ञा क्या होती है इसके तीन, और योग रूट संज्ञा क्या होती है इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए मैं चैप्टर शुरू करूं, पाठ शुरू करूं, पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले आपको जरूर बताऊंगा आप लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए ताकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालता हूं या कभी रोज डालता हूं तो आपको टाइम से वीडियोस उपलब्ध हो पाएं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूट संज्ञा। अब देखिए रूट संज्ञा किसे कहते हैं, मैं एक बार आपको रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाया था। आप अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं ना शब्द भेद वाली, तो वहां जाकर देखना। रचना के आधार पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैं शब्द विचार वाला एक टॉपिक अलग से बनाया हूं। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो शब्द विचार वाला पूरा एक चैप्टर अलग से बनाया हूं। उस चैप्टर में जाकर ढूंढिए कि क्या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। उस चैप्टर में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेदों को एक बार पढ़िए। वो समझ गए तो ये समझना और आसान है। हाँ, इसमें यहां पर एक नई चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझ गए हैं तो इसको नहीं समझ पाएंगे, इसको समझना आसान होगा। हाँ, वो नहीं समझ में आता है तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा, पर मैं इसको कोशिश करता हूं बेहतर आप समझ जाओ। ठीक है, यहीं पर समझ जाओ। ऐसा देखिए, आप लिख दीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हेडिंग, और लिखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ये लिख दीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीनों लिख दीजिए, रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूट संज्ञा। रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूट संज्ञा। ठीक है, अब देखिए रूट संज्ञा किसे कहते हैं? रूट संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए रूट शब्द किसे कहते हैं? रूट शब्द किसे कहते हैं आपको पता है ना? रूट शब्द किसे कहते हैं? मैं ध्यान से समझना, मैं पहले समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा मैं आपको। रूट शब्द किसे कहते हैं ना, ये फर्स्ट यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए कि मैं यहां पर लिख देता हूं भोजन। इसको तोड़ सकते हैं क्या? इसको तोड़ सकते हैं आप? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं हम तोड़ देंगे, भो प्लस जन कह देंगे, लेकिन इसमें भो का कोई अर्थ ही नहीं होता है। भो का कोई अर्थ ही नहीं होता है, जन का कोई अर्थ नहीं होगा। इस शब्द की दृष्टि से भो और जन का कोई अर्थ नहीं होगा, इस शब्द की दृष्टि से। ठीक है, मतलब इसको तोड़ दोगे तो यहां पर भो का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और जन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। तो इस शब्द भोजन, भोजन खाद्य पदार्थ को भोजन कहते हैं। भो माने यहां पर क्या होगा? फिर जन माने क्या होगा? जन माने लोग तो होता है, यहां पर भो का अर्थ क्या होगा? लेकिन यहां पर जन का भी कोई अर्थ नहीं होगा फिर, क्योंकि भोजन में जो खाद्य पदार्थ है उस दृष्टि से यहां पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आपसे कह दिया जाए आप दीवार, पंखा शब्द को तोड़िए, पंखा। आप पंखा शब्द को तोड़ देंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ हम तोड़ देंगे पंखा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता ना, ये गलत है। ये शब्द नहीं टूट रहे। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उनको रूट शब्द कहा जाता है। और हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, पहले शब्द को समझा देता हूं। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब टुकड़े भी कैसे? अर्थ वाले टुकड़े। इसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ होता तो हो गया, हाँ टुकड़े हो रहे हैं, फिर तो ये रूट नहीं कहलाता। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। माने कि जिन शब्दों को तोड़ने के बाद दो टुकड़ों के अर्थ ना निकले, अर्थात ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थ देने वाले टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द तो क्या कहलाते हैं? रूट शब्द। और ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है? रूट संज्ञा भी कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं रूढ़ संज्ञा में, यह शब्द ना टूट नहीं रहा, यह शब्द भी नहीं टूट रहा। जो नहीं टूट रहा है, ऐसे न टूटने वाले शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाना चाहिए। मूल शब्द, मूल है, उससे नीचे कुछ नहीं है, वो मूल है। मूल शब्द भी कहा जा सकता है, रूढ़ शब्द तो है ही, रूढ़ शब्द तो है ही, साथ में मूल शब्द भी है। इसलिए रूढ़ शब्द होने के कारण इस संज्ञा को, अर्थात इसमें कौन सी संज्ञा है व्युत्पत्ति के आधार पर, चूंकि नहीं टूट रहे हैं तो रूढ़ शब्द है, और रूढ़ शब्द है तो रूढ़ संज्ञा है। जो रूढ़ शब्द है वही रूढ़ संज्ञा है, जो रूढ़ शब्द है। इसलिए ध्यान देना, इसको मूल संज्ञा भी कहा जा सकता है, इसको मूल संज्ञा भी कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। देखिए भोजन नहीं टूट रहा ना, ये मूल शब्द है, इससे नीचे कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं पाठशाला, पाठशाला शब्द की, आप तोड़ सकते हैं इसको, पाठ धन शाला। देखिए यहां पर क्या अर्थ निकलता है, पाठ माने पाठ, चैप्टर, शाला माने घर। इस शाला का अर्थ घर होता है। ये यहां पर ऐसे शाला लिखेंगे तो पत्नी का भाई शाला कहलाता है, ये अलग बात है। यहां पर शाला ऐसे लिखा है, यहां तालव्य सो है, दंत्य सो है, तालव्य सो, शाला माने घर, पाठ चैप्टर, पाठ पढ़ने का घर, पाठ पढ़ने के लिए घर, पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए घर, पाठशाला। ये तो टूट गया ना पाठशाला, इसका अर्थ चैप्टर होता है, शाला माने घर। देखिए सार्थक खंड हो रहे हैं ना, इसके टुकड़े हो रहे हैं और दोनों टुकड़े अर्थ दे रहे हैं, अर्थात सार्थक टुकड़े हो रहे हैं, अर्थ सहित टुकड़े हो रहे हैं। इसके नहीं हो रहे, जिसके नहीं हो रहे हैं वो रूढ़ शब्द है, और उसी रूढ़ शब्द से रूढ़ संज्ञा बनी। चूंकि ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द नहीं है, इसका दो टुकड़े हो जाने तो दो मूल हैं इसमें, एक ये, दो मूल है। एक मूल शब्द ये है, एक मूल शब्द ये है। इसमें तो एक ही मूल शब्द है, तो इसलिए मूल संज्ञा भी कहा जा सकता है, रूढ़ संज्ञा भी। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इन रूढ़ शब्दों को व्युत्पत्ति के आधार पर क्या कहा जाता है, रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। इसलिए रूढ़ शब्द की परिभाषा समझ जाएंगे तो ना, लिख दीजिए, तो मूल शब्द भी कहते हैं, लिखिए रूढ़ संज्ञा, ब्रैकेट में मूल संज्ञा, मूल संज्ञा। ध्यान देना, व्युत्पत्ति के आधार पर लिख रहे हो आप, रूढ़ संज्ञा लिखिए, मूल संज्ञा ना, डैश करके लिखिए। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, माने दो खंड करने के बाद अर्थ न दे, अर्थ दें तो ऐसे सार्थक खंड कहलाएंगे, नहीं किए जा सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी में कंटिन्यू आगे को लिखाऊंगा मैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, इतना लिखिए तो रूढ़ शब्द कहते हैं। ये रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से लिखना, ये रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से, ये रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से, ये रूढ़ शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। लिखिए, इनसे, इन रूढ़ शब्दों को ही, इन रूढ़ शब्दों को ही, इन रूढ़ शब्दों को ही व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा भी कहा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। इन रूढ़ शब्दों को ही व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। कतिपय पुस्तकों में इसको, ध्यान देना, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ोगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, ये ना देकर कुछ और ही दिया है, वो गलत है, मानक पढ़ो आप, वो गलत है, मानक पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी आप लिखिए, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा भी कहा जाता है, लिख दिया ना। जैसे जैसे लिख दीजिए भोजन, पंखा, जिनको नहीं तोड़ सकते ऐसे शब्दों को आप लिख सकते हैं, भोजन, पंखा, पर्दा, कलम, पुस्तक, दीवार, छत, ये इनको नहीं तोड़ सकते ना। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उनको क्या कहा जाता है, मूल शब्द कहा जाता है।
और मूल शब्द या रूट शब्द कहा जाता है, उनसे ही निर्मित संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा मूल संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, मूल संज्ञा। मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते ना, इसलिए ये याद करना। मूल संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, मूल संज्ञा क्यों कहलाती है? क्योंकि ये मूल शब्द है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल संज्ञा या रूढ़ संज्ञा। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं होते, टुकड़े नहीं होते तो वो मूल शब्द है, उससे नीचे कुछ नहीं है। मूल शब्द उसको कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो। मूल है ना अपने आप में, उससे नीचे कुछ नहीं है। भोजन अपने आप में इसके नीचे है, पाठशाला के नीचे एक पाठ एक शाला, दो टुकड़े कर दे, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। ये रूट शब्द है, इसके साथ साथ ये मूल शब्द भी है। मूल शब्द इसलिए क्योंकि टुकड़े नहीं हो रहे, मूल है अपने आप में सबसे छोटा। इससे निर्मित संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ संज्ञा या मूल संज्ञा कहलानी जायज है। ठीक हो गया, ये लिख दिया ना। ठीक है, अब लिखिए दूसरी, यौगिक संज्ञा। ये तो समझ गए। अब यौगिक संज्ञा, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। यौगिक संज्ञा, ठीक है। अब लिखिए यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा, ठीक है। देखिए यौगिक संज्ञा को समझाता हूं। हाँ, अभी एक चीज मैं समझाया था, मैं पहले समझा लेता हूं। आप हेडिंग डाल दी होगी आपने यौगिक संज्ञा, इन तीनों को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पहले समझा देता हूं। देखिए यौगिक संज्ञा शब्द में ही देखिए, योग, योग धन इक, चूंकि इक प्रत्यय जिसमें लगता है ना, जिसमें इक प्रत्यय लगता है कि ओ का औ बन जाता है, ये मैं प्रत्यय में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी बताऊंगा तो फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, विषय से भटक कर दूसरी जगह, फिर एक भले ही आ जाए तो समझ में ठीक होता, बट अभी आप भटक जाएंगे इसको। ठीक है, पर अभी मैं बता देता हूं, योग धन इक बराबर यौगिक बनता है। और ओ का औ क्यों बनता है, ओ का औ क्यों बनता है, मैं आपको कहां पर पढ़ाऊंगा, जबकि आपको प्रत्यय पढ़ा रहूंगा। ठीक है, अभी योग धन इक बराबर यौगिक। अब देखिए क्या, योग, योग माने जोड़। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पाठशाला, दो शब्द योग किए हैं, इसमें जोड़े हैं। पाठ और शाला दो शब्द जुड़े हैं, योग हुआ है दो शब्दों का, तो यौगिक शब्द हैं ये। रूट शब्द, यौगिक शब्द। जैसे शब्द रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। वैसे ही रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूट संज्ञा। बस इसमें ये ज्यादा जानना आवश्यक होता है, ये समझाता हूं मैं आपको। मैं तब कह रहा हूं, इसलिए आप अगर आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं ना, वहां पर जाइए, ऊपर चैनल के ऊपर बगल में प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, शब्द विचार वाला एक टॉपिक लिखा होगा, शब्द विचार, उसमें टिक करके देखिए और वहां देखिए शब्द विचार में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद लिखे होंगे। आप कैसे जाएंगे हम बता चुके हैं। आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाकर देखेंगे ऊपर होम के बगल में कहीं प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट में टिक कीजिए तो उसके अंदर शब्द विचार आएगा। शब्द विचार में टिक कीजिए, उसके अंदर रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद लिखे होंगे, उसको पढ़िए। फिर भी मैं यहां पर समझा रहा हूं। अब देखिए यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, यहां पर नई चीज ये बताऊंगा मैं आपको, वहां पर ये नहीं है, भले ही वहां पर भी इसको काफी कुछ समझाया हूं, यहां पर कुछ नई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए इसमें दो शब्द है ना, पाठ धन शाला, पाठ धन शाला, दो शब्द आपस में मिले, पाठ और शाला, दो योग किया है ना दो शब्दों ने, तब जाकर ये यौगिक शब्द कहलाएगा और इससे निर्मित यौगिक संज्ञा। अब यहां पर ये देखते हैं कि मैंने कहा, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया था भोजन, थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था, भोजन, भोजन शब्द बताया था ना। भोजन शब्द, ध्यान से समझना, भोजन शब्द तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये टूट रहा है, ये मूल शब्द है। और इसमें देखेंगे तो टूट रहा है, ये मूल शब्द नहीं है, बल्कि इसमें क्या देख रहे हैं, एक मूल शब्द ये है, एक मूल शब्द ये है, दो मूल शब्द हैं, है ना, दो मूल शब्द। दो मूल शब्दों के मिलने से एक शब्द बना, तो दो मूल शब्दों का योग बना तो यौगिक शब्द, और उससे निर्मित संज्ञा यौगिक संज्ञा। मात्र इतना ही नहीं, मैं यहां देखिए तो मूल यौगिक संज्ञा किसको कहेंगे, इसी को, इस शब्द को मूल यौगिक संज्ञा कहेंगे। दो मूल शब्दों,
एक ही मूल शब्द हो तो रूट संज्ञा, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है, एक ही है। दो मूल शब्द हैं जिसमें दो मूल शब्द जुड़े हो तो योग किया है, इस शब्द में योग है दो का, दो मूल शब्द जुड़े हैं इस शब्द में। दो मूल शब्दों से निर्मित संज्ञा को यौगिक संज्ञा कहेंगे, यौगिक। लेकिन यौगिक में भी दो मूल है ना, तो मूल यौगिक। इसमें कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा आपको, ना तो इसमें उपसर्ग दिख रहा है। उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, अभी बता रहा हूं उपसर्ग और प्रत्यय, आप चिंता मत कीजिए। पर ये देखिए, इसमें दो मूल शब्द हैं, दो मूल शब्दों से निर्मित मूल यौगिक संज्ञा कहलाएगी। यौगिक संज्ञा तो कहेंगे इसको, साथ में यौगिक संज्ञा का कौन सा पार्ट? मूल यौगिक संज्ञा। समझ में आया ना? जैसे एक उदाहरण और बताऊं, ये तो मूल शब्द है, ये दो मूल शब्द जुड़े तो यौगिक। अब देखिए एक शब्द और बताता हूं, एक शब्द बताता हूं आपको, इसका दूसरा, घुड़सवार। घुड़सवार, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, देखो, घोड़ा धन सवार, दो शब्द जुड़े हैं ना, और दो शब्द ही शब्द हैं, ना तो उपसर्ग दिख रहा है आपको इसमें, ना प्रत्यय। दो मूल शब्द आपस में जुड़े हैं और एक शब्द बना है, तो एक शब्द जिसके टुकड़े हो जा रहे हैं तो यौगिक होगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े हो सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, इसके किए जा रहे हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ये यौगिक शब्द है। और यौगिक भी कैसा है? दो मूल शब्दों से निर्मित यौगिक शब्द है। दो मूल शब्द हैं, एक ये एक ये। इसमें तो एक ही मूल शब्द है, कहां दो टुकड़े हो रहे हैं, इसके हो जा रहे हैं, तो दो मूल शब्द, एक ही मूल शब्द रूट संज्ञा, दो मूल शब्दों से निर्मित एक शब्द यौगिक संज्ञा। यौगिक में भी दो मूली मूल शब्द जुड़े हैं तो मूल यौगिक संज्ञा। अब प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा क्या होती है? जिसमें प्रत्यय मिला हो, जिस शब्द में प्रत्यय मिला हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जिस शब्द में प्रत्यय मिला हो, जैसे देखिए इसी में था, मैं ये बना देता हूं नया, दैनिक। दैनिक, इसको भी टुकड़े हो जाएंगे, दिन धन इक। देखिए तो टुकड़े हो जा रहे हैं ना, ये जब टुकड़े हो जाते हैं दैनिक। लेकिन इसमें कैसे टुकड़े हो रहे हैं? यहां तो दो टुकड़े हो रहे थे, मूल शब्द प्लस मूल शब्द, तब जाकर मूल यौगिक संज्ञा। यहां टुकड़े तो रहे मूल शब्द प्लस मूल शब्द नहीं है, बल्कि प्रत्यय है, इसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों में समझाऊंगा, अभी समझ जाइए। आते होंगे आपको प्रत्यय, नहीं आते हैं तो भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्यय है मूल शब्द प्लस प्रत्यय। प्रत्यय चैप्टर में बेहतरीन बताऊंगा मैं, है क्या? प्रत्यय, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा। ये प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा है। कहीं पर मेंस में जब आप बैठते हैं और लिखने के लिए आ जाए ना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद लिखिए, तो आप बहुत बेहतर लिख सकते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो वहां भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ठीक है। अब आप समझ गए ना, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा है। यौगिक है, योग है दो शब्दों का। और क्या? उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा, जहां जैसे यहां प्रत्यय बाद में लगते हैं, बाद में लगा है, उपसर्ग पहले लग जाते हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूं, जैसे एक शब्द हम लिखते हैं विज्ञान, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसको तोड़ेंगे तो वि उपसर्ग धन ज्ञान, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, वि धन ज्ञान, विज्ञान। देखिए दो, यहां भी उपसर्ग प्लस शब्द, मूल शब्द, उपसर्ग निर्मित यौगिक शब्द है, तो उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा। यौगिक शब्द तो है, ये दो शब्दों का योग हुआ है। इसमें भी दो शब्दों का योग हुआ है, इसमें भी। अंतर क्या है? इसमें दो मूल शब्द, इसमें एक मूल शब्द प्लस प्रत्यय। इसमें एक मूल शब्द से पहले उपसर्ग, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मूल शब्द प्लस मूल शब्द। इस प्रकार तीन हो गए। देखिए ठीक हो गया। पहले आप इसको लिख लें, पहले यौगिक शब्द को लिखते हैं। क्या लिखो? वे शब्द, इसका लिखिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, मूल शब्द, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं।
यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान देना, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चूंकि दो शब्द मिले हैं तो संयुक्त शब्द भी कह सकते हैं। इन्हें संयुक्त शब्द भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त शब्द भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त शब्द भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त शब्द भी कहते हैं। दो शब्द मिले ना इसलिए संयुक्त। संयुक्त माने दो शब्द, दो या दो से अधिक मिले हो तो संयुक्त, संयुक्त युक्त, ठीक है, संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द भी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान देना, लिखिए, इन यौगिक शब्दों से निर्मित, इन यौगिक शब्दों से निर्मित संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर, इन यौगिक शब्दों से निर्मित संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, यौगिक शब्दों से निर्मित संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक संज्ञा कहा जाता है। यौगिक संज्ञा कहा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक संज्ञा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, है यौगिक संज्ञा कहा जाता है। अब एक चीज और नोट कीजिए, क्या मैंने कहा कि यौगिक शब्दों को, ऐसे शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं, तो ऐसी संज्ञाओं को संयुक्त संज्ञा भी कहा जाता है। संयुक्त संज्ञा, लिखो, इसे संयुक्त संज्ञा भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, इसे संयुक्त संज्ञा भी कहा जाता है, संयुक्त संज्ञा भी कहा जाता है। आप इतना तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसके जैसे जैसे लिख दीजिए, जैसे विद्यालय, विद्यालय में दो शब्द है ना, विद्याधन आलय, जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्याधन आलय दोनों लिख देना। योग है तो यौगिक संज्ञा, संयुक्त संज्ञा, लेकिन इसके तीन भेद होते हैं ना, लिखिए, इसके तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। हाँ, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके तीन, मैं समझा दिया हूं, फिर लिखा रहा हूं। इसके तीन भेद होते हैं, लिख दीजिए, मूल यौगिक, सीधे हेडिंग डाल दीजिए, मूल यौगिक संज्ञा, सीधे हेडिंग लिखिए, मूल यौगिक संज्ञा। तीन भेद होते हैं, पहली हेडिंग डाल दीजिए इसमें, मूल यौगिक संज्ञा, लिखिए, मूल यौगिक संज्ञा लिखिए। मूल यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, दो मूल शब्दों के योग से बनी, लिखिए, दो मूल शब्दों के, दो मूल, यहां देखिए एक बार फिर से, ये भी मूल शब्द, ये भी मूल शब्द, दोनों शब्द ही हैं। यहां देखिए, ये उपसर्ग है, ये शब्द है, यहां देखेंगे ये शब्द है लेकिन ये प्रत्यय है। यहां तो न तो उपसर्ग है ना प्रत्यय, दो मूल शब्द हैं। दो मूल शब्दों के योग से बनी, दो मूल शब्दों के योग से बनी हुई संज्ञा को मूल यौगिक संज्ञा कहते हैं, मूल यौगिक संज्ञा कहते हैं, मूल यौगिक संज्ञा कहते हैं, मूल यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे पाठशाला, घुड़सवार, या ऊपर विद्यालय लिखा था वो इसमें ही आएगा, इसके उदाहरण में जो लिखा था वो इसी का उदाहरण लिखा था, विद्यालय, ठीक है। जिनके टुकड़े आप कर सकते, स्नानागार, स्नानागार, स्नानधन, आगार, आगार माने भी घर होता है, रसोई घर, रसोई धन घर, ठीक है, दोनों शब्द ही शब्द हैं। देखो, रसोई घर, इसमें न तो उपसर्ग है ना प्रत्यय है। अब दूसरी हेडिंग लिखेंगे, क्या, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा। दूसरी हेडिंग लिखो, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा। प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा, लिखिए, प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा लिखिए, वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द जिसमें या जिसका निर्माण, वह संज्ञा शब्द जिसका निर्माण मूल शब्द में प्रत्ययों के मिलने से, मूल शब्द में प्रत्यय के मिलने से होता है, मूल शब्द में प्रत्यय के मिलने से होता है, मूल शब्द में प्रत्यय के मिलने से होता है, मूल शब्द में प्रत्यय के मिलने से होता है। इस प्रकार के शब्दों को प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों को प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे दैनिक, ऐसे भी लिख देना, दैनिक, दिन, धन, एक, दो शब्द तो आपस में यहां भी जुड़े ही हैं तो यौगिक तो कहेंगे ही, और ऐसे शब्दों को यौगिक संज्ञा, संयुक्त संज्ञा कहेंगे, ठीक है। दिन, धन, एक, दैनिक। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें क्या, अंत में उपसर्ग जुड़ा हो, ठीक है, कोई भी, सॉरी, अंत में प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ा हो, कोई भी। अब जैसे
जैसे भौगोलिक, एक शब्द है भौगोलिक, भौगोलिक, यहां पर भूगोल, धन इक। अब आप कहोगे ऊ का औ कैसे हो गया, तो ये मैं प्रत्यय में ही बताऊंगा। और अंत में जिसमें भी प्रत्यय लगाया उसको क्या मान लेंगे आप, सीधे सीधे कोई भी जिसके अंत में प्रत्यय लगाया, कोई भी शब्द जिसके अंत में प्रत्यय लगाया उसको प्रत्यय निर्मित यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा के अंतर्गत, यौगिक शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, अब लिखो उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा, उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा, तीसरी हेडिंग इसमें यौगिक संज्ञा में उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा। लिखो वे शब्द जिनका निर्माण, वे शब्द जिनका निर्माण उपसर्ग के साथ मूल शब्द के जुड़ने से हुआ है। उपसर्ग के साथ मूल शब्द के, ये देखिए उपसर्ग के साथ मूल शब्द जुड़ा है ना, उपसर्ग के साथ मूल शब्द के जुड़ने से हुआ है, उपसर्ग के साथ मूल शब्द के जुड़ने से हुआ है, उन्हें उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा कहते हैं, उन्हें उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा कहते हैं, उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विज्ञान, विधन, ज्ञान, विज्ञान, ऐसे शब्द जिनमें पहले उपसर्ग जुड़ा हो वो सब क्या होंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, दो शब्द यहां भी प्रति और दिन, दो हैं लेकिन पहला शब्द क्या है, उपसर्ग है, दूसरा शब्द क्या है, पहला शब्दांश है उपसर्ग, शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को, ठीक है, पहला शब्दांश क्या है, उपसर्ग, दूसरा क्या है, ठीक है। अब शब्द, मूल शब्द, तो इस प्रकार क्या हो गया, उपसर्ग निर्मित यौगिक संज्ञा। तीन प्रकार की कोटि होती है, जैसे विज्ञान, या फिर आप प्रतिदिन, या जितने भी उपसर्ग से निर्मित शब्द आपको आते हैं वो सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब लिखिए योगरूढ़ संज्ञा, हेडिंग लिखिए योगरूढ़ संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। देखिए योगरूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, योगरूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, इसको समझाता हूं मैं। एक चीज इसको समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी आपको और समझाता हूं। देखिए क्या रूढ़ संज्ञा में रूढ़ शब्दों से बनते हैं, जैसे भोजन का था, भोजन का अर्थ ना परंपरागत रूप से हम किसी विशेष अर्थ में लेते हुए आए हैं। भोजन का अर्थ परंपरागत रूप से खाद्य चीजों को, खाद्य पदार्थ भोजन है, परंपरागत रूप से इसका एक अर्थ तो होता ही है। लेकिन कई बार जैसे हरि, हरि का परंपरागत अर्थ क्या है, भगवान विष्णु, लेकिन एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। टूट नहीं रहा है, ये विशेषता है, टूटेगा नहीं। देखिए ये शब्द के एक से अधिक अर्थ हो चलेगा लेकिन टूटेगा नहीं, वो रूढ़ संज्ञा, रूढ़ शब्द। देखिए इस हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, विष्णु होता है ना, हरि माने शेर भी होता है, सिंह। अब देखिए हरि के अर्थ तो हैं, एक से अधिक अर्थ तो निकलते हैं लेकिन टूटता नहीं है वो शब्द, इसलिए रूढ़ संज्ञा, टूटते नहीं ना रूढ़ शब्द। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, योग रूढ़ संज्ञा में, इसमें योग भी है और रूढ़ भी है, योग प्लस रूढ़। माने आप ध्यान देना, हाँ क्या, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वज्रायुध, या एक शब्द आप जो बहुत ज्यादा प्रयुक्त करते हैं, नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव जी को। आपको लगभग सबको आता है, नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। भगवान शिव ने वो पी लिया था, क्या विष पी लिया था और गले में रोक लिया था विष को, तो और गला नीला हो गया था उनका, तो नीलकंठ है। विष पिया समुद्र मंथन के बाद तो गले में रुक गया विष, और विष गले में ही रुक गया तो रोक दिया उन्होंने और गला नीला पड़ गया, तो नीलकंठ कहलाए भगवान, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दो शब्द हैं और दो शब्द हैं, दो शब्द होने से तो यौगिक होना चाहिए। इसमें कौन से दो शब्द हैं, वज्रायुध में, वज्र धन आयुध, दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ भी हैं। देखिए वज्र एक हथियार और आयुध माने हथियार होता है, वज्र हथियार, वज्र हथियार, वज्रायुध, वज्रायुध ध्यान देना, इसके टुकड़े भी हो गए। अब आप कहोगे सर इसमें तो टुकड़े हो गए, वज्र एक शब्द है और आयुध एक शब्द है, मूल शब्द प्लस मूल शब्द बराबर मूल यौगिक संज्ञा होनी चाहिए, यौगिक संज्ञा में मूल यौगिक संज्ञा या फिर यौगिक संज्ञा होनी चाहिए, टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, टुकड़े होने के बाद जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो वज्रायुध का एक अर्थ और निकल रहा है, तीसरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भोजन, भोजन का कोई तीसरा अर्थ नहीं होता, भोजन माने खाद्य पदार्थ केवल होता है। लेकिन इन दोनों का इसका अर्थ तीसरा है, क्या,
वज्रायुध इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। वज्रायुध इंद्र क्यों होता है? क्योंकि वज्र हथियार है जिसका, वज्र है हथियार जिसका। किसका हथियार है? वज्र, इंद्र का। तो वज्रायुध माने इंद्र। तीसरा अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं और ऐसे शब्दों से निर्मित संज्ञा को योगरूढ़ संज्ञा। योगरूढ़ शब्द समझ जाइए, पहले वहां भी पढ़ाया हूं, यहां भी समझा रहा हूं। नीलकंठ में देखिए, नील और कंठ दो शब्द, और दो शब्द तो फिर यौगिक शब्द होने चाहिए, यौगिक संज्ञा होनी चाहिए थी, मूल यौगिक। लेकिन फिर क्या हुआ, इन दोनों को जुड़ने से एक तीसरा अर्थ, यहां पर तीसरा अर्थ नहीं निकलता। इन दोनों के यौगिक शब्दों में, यौगिक संज्ञा में तीसरा अर्थ नहीं निकलता। इसका तीसरा अर्थ क्या है? एक अर्थ तो यह है, एक अर्थ यह है, और दोनों को मिलाकर एक अर्थ क्या बन गया? नीलकंठ का शिव, तीसरा अर्थ। लेकिन यौगिक शब्दों में तीसरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे यौगिक शब्दों में मैं आपको और बताता हूं, जैसे पाठशाला का तीसरा अर्थ पाठशाला ही था, बस कोई अर्थ नहीं था तीसरा। पाठ माने चैप्टर, शाला माने घर, पाठ पढ़ने के लिए घर, बस। तीसरा कोई विशेष अर्थ नहीं निकला। पाठ का अर्थ पाठ ही होता है सर। यहां नील का अर्थ है नीला, कंठ का अर्थ है गला, तीसरा अर्थ शिव, एक विशेष अर्थ तीसरा। इसलिए क्या, जब तीसरा, इसलिए पर्यायवाची याद होने चाहिए। नीलकंठ माने शिव, वज्रायुध माने इंद्र, पर्यायवाची याद कीजिए। मैं भविष्य में पर्यायवाची याद कराऊंगा ट्रिक से, लेकिन अभी से आप पर्यायवाची याद करोगे तो कई चीजें आपको समझ में आई रहेंगी। ठीक है, पर्यायवाची ही मूल है हिंदी में। शब्द विचार जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, ग्रुप सी में बैठो, चाहे एनटी में बैठो, नायब तहसीलदार के एग्जाम में बैठो, चाहे पटवारी के एग्जाम में बैठो, चाहे टीईटी के एग्जाम में बैठो, चाहे फिर पीसीएस के एग्जाम में बैठो, लोअर पीसीएस के एग्जाम में बैठो, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम में हिंदी जहां आती हो शब्द विचार मजबूत होना चाहिए। पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, सूत्सम, भिन्नार्थक शब्द, एक चैप्टर तो मैं पढ़ा चुका हूं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का, 5-6 पार्ट बनाए थे मैंने, शब्द विचार में ही देखना। ठीक है, अब देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, वज्रायुध का तीसरा अर्थ इंद्र, नीलकंठ का तीसरा अर्थ शिव। तो दो शब्दों के योग से तो यौगिक संज्ञा बननी चाहिए, लेकिन तीसरा अर्थ जैसे ही निकलता है तो क्या होता है? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनसे निर्मित शब्दों को, निर्मित संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर लिखिए योगरूढ़ संज्ञा लिखिए। योगरूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना, अच्छा लिखिए, योगरूढ़ शब्द में भी दो शब्दों का योग तो होता है। योगरूढ़ शब्दों में भी दो शब्दों का योग तो होता है, दो शब्दों का योग तो होता है, परंतु दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर, परंतु दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात दोनों शब्द मिलकर, लिखो, अर्थात दोनों मूल शब्द मिलकर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मूल, ये भी मूल शब्द, दोनों मूल शब्द मिलकर, अर्थात दोनों मूल शब्द मिलकर किसी तीसरे नए अर्थ को देने लगते हैं, किसी तीसरे नए अर्थ को देने लगते हैं। ठीक है, देखिए इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, और विशेष अर्थ ये है, इसका अपना अर्थ है नीला, कंठ का अर्थ गला, विशेष अर्थ नीलकंठ का जुड़कर शिव हो गया। ठीक है, जैसे नीलकंठ बराबर ऐसा लिखना, नीलकंठ नीलधन कंठ बराबर शिव, या वज्रधन आयुध बराबर वज्रायुध ब्रैकेट में इंद्र। ऐसे जितने शब्द हैं जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, ये पर्यायवाची में याद करो, ये पर्यायवाची में याद करो। जैसे एक शब्द एक बार बहुत बार आ चुका था एग्जाम में, जलज, जलज एग्जाम में आया था ना, क्या? जलज। जलज भी इसी प्रकार का शब्द है, योगरूढ़ संज्ञा शब्द है, व्युत्पत्ति के आधार। अच्छा, इस प्रकार से निर्मित संज्ञा शब्दों को आपने लिखना है, इस प्रकार के से निर्मित संज्ञा शब्दों को योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं, ये भी लिख देना, हम भूल गए शायद। इस प्रकार से निर्मित, इस प्रकार के शब्दों से निर्मित संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर योगरूढ़ संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा में ये भी ऐड कर देना। ठीक है,
योग रूट संज्ञा कहा जाता है। देखिए एक बार आया था जलज, किस प्रकार का शब्द आया था, संज्ञा तो नहीं पूछी थी, शब्द पूछा था। तो संज्ञा वही शब्द जो जिसमें आते हैं वही इसमें आ जाते हैं। जैसे वज्रायुध का अर्थ इंद्र होता है, वो योग रूट शब्द है तो योग रूट संज्ञा, ठीक है। पाठशाला का अर्थ, पाठशाला का तीसरा अर्थ नहीं है लेकिन दो शब्द जुड़े हैं तो यौगिक शब्द है तो यौगिक संज्ञा। ऐसे ही भोजन का कोई न टुकड़ा हो सक रहा है न तीसरा अर्थ है तो रूट शब्द है तो रूट संज्ञा। अब ऐसे ही जलज पूछा था, जलज योग रूट शब्द था, योग रूट शब्द और संज्ञा की दृष्टि से योग रूट संज्ञा। कैसे? जल में क्या है, जल माने पानी, जल धन जौ माने पैदा होना, जौ माने पैदा होना होता है पर्यायवाची में, जल धन जौ जलज। अब देखिए जल धन जौ जलज, जल में कौन पैदा होता है, जल में कमल पैदा होता है, जलज कमल को कहते हैं। इल्लो तीसरा अर्थ निकल गया। एक अर्थ जल माने जल, जौ माने पैदा होना, एक अर्थ मूल शब्द प्लस मूल शब्द, दोनों जब मिले तो एक नया शब्द बना और उसका तीसरा अर्थ नहीं होता तो यौगिक संज्ञा होती ना, यौगिक शब्द होता यौगिक संज्ञा होती। तीसरा अर्थ है तो क्या अर्थ है, कमल, तो क्या हो गया, योग रूट संज्ञा शब्द। अब देखिए यह आया था एग्जाम में, शब्द की दृष्टि योग रूट शब्द है। देखिए तीसरा अर्थ आता है तो योग रूट शब्द और उससे निर्मित संज्ञा योग रूट संज्ञा, संज्ञा योग रूट शब्द योग रूट संज्ञा योग रूट शब्द। कौन सा, जलज, ठीक है। कमल नहीं, हाँ जलज, कमल तो तीसरा अर्थ है, कमल में नहीं जलज। इस प्रकार रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूट संज्ञा। अब आपको अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर मेरा हौसला बढ़ाएगा, ठीक है। धन्यवाद।